दोस्तों, आप सबको संदीप भटनागर का नमस्कार। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें मुझसे नंबर्स में कुछ गलती हो गई थी। तेलुगु देशम को एक्चुअली 16 सीट्स मिली थी और मैंने उसमें 22 सीट दिखा दी जो कि एक्चुअली डीएमके को मिली थी। मैं इसके लिए आप सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूं। आज मैं दो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूं, जो सबसे कम डिस्कस की गई हैं। एक है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उसने जितनी मेहनत से और जितनी ईमानदारी से ये इलेक्शन कराया है, ये काबिले तारीफ है। आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि 65 करोड़ लोगों ने वोट दिया है, जबकि प्रिपरेशन 97 करोड़ लोगों के लिए की गई थी। 10 लाख से ज्यादा बूथ, 1.5 करोड़ से ज्यादा स्टाफ इसमें इन्वॉल्व हुआ। सबको मैनेज करना, मशीन्स को मैनेज करना, काउंटिंग करना, रिपोर्टिंग देना, जितने भी चैनल्स हैं उनको, और विदाउट एनी फ्लॉ। कोई फ्लॉ नहीं दिखा उसमें। किसी ने भी ऑब्जेक्शन नहीं किया कि हमारे साथ गलती हो गई या इस बूथ में बूथ कैप्चरिंग हो गई या कुछ मशीन्स काम नहीं कर रही हैं। आई मीन, वंडरफुल। पूरे इंडिया में इतना अच्छा और फ्लॉलेस इलेक्शन जो कराया है, उसके लिए मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को धन्यवाद करता हूं और कमिश्नर साहब को भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इंडिया की रेपुटेशन पूरे वर्ल्ड में बढ़ाई है, ये समझा के कि कितना फेयर इलेक्शन होता है इंडिया में। और दूसरा, डेमोक्रेसी। ऑल्दो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इंडिया है और वन ऑफ द ओल्डेस्ट भी है, लेकिन आप इस डेमोक्रेसी में देखिए, एक पार्टी के अगेंस्ट में 26 पार्टीज आ गई, तो 26 पार्टी क्यों आई साथ में? कैसे आई साथ में? उनमें कुछ कॉमन था इसीलिए आई ना? या एक दूसरे के साथ उन्होंने पास्ट में इतनी दुश्मनी नहीं की थी कि वो लोग कभी साथ में ना आ पाए? तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो एक्चुअली मैं कहता हूं पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को सीखनी चाहिए कि दुश्मनी उतनी ही करो कि जब दोस्ती हो तो मलाल ना हो। और इसी का नाम डेमोक्रेसी है। आप दूसरों से लड़ते हैं, इलेक्शन में फाइट करते हैं, किस बेसिस पे? मुद्दों के बेसिस पे, पर्सनल दुश्मनियों पे नहीं करते हैं। इसीलिए आप देखिए कि इंडिया के इलेक्शंस में पर्सनल टच बहुत कम दिया जाता है। पर्सनल चीज़ों पे डिस्कशंस बहुत कम होते हैं। उनकी पब्लिक लाइफ के बारे में डिस्कशन ज़रूर किए जाते हैं। और ये एक बहुत बड़ी सी चीज़ है जो कि केवल हमको नहीं, पूरे वर्ल्ड को इंडिया से सीखनी चाहिए कि कैसे डेमोक्रेसी फलती है, पड़ती है, बढ़ती है। एक पार्टी हार जाती है, विद इन सेकेंड्स वो एक्सेप्ट करती है कि हमारी हार हो गई। नवीन पटनायक उड़ीसा में, उनकी पार्टी हार गई। 1 घंटे के अंदर उन्होंने गवर्नर साहब को जाके अपना इस्तीफा दे दिया। ये एक प्रथा है। उन्होंने एक बार भी ये नहीं बोला कि इलेक्शन रिग्ड था क्योंकि सेंटर में बीजेपी थी इसलिए हम हार गए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उन्होंने कुछ गलत किया, कहीं नहीं बोला गया। ना यहाँ बोला, ना आंध्र प्रदेश में बोला, ना अरुणाचल प्रदेश में बोला, ना सिक्किम में बोला। इसलिए मैं एक इंडिया की डेमोक्रेसी को भी सैल्यूट करता हूं और पूरे वर्ल्ड से बोलता हूं कि आके देखिए कि डेमोक्रेसी कैसे होती है और इलेक्शंस कैसे होते हैं।
अब आते हैं मेन टॉपिक पे कि अभी क्या प्रेजेंट स्टेटस है। तो ये तो सर्वविदित हो रहा है कि मोदी साहब थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं और उनके जो दो मेन पार्टनर्स हैं, जनता दल यूनाइटेड, तेलुगु देशम, दोनों ने ही एक्सेप्ट किया है कि वो एनडीए में ही रहेंगे और किसी दूसरी अलायंस में नहीं जाएंगे। और इवन चिराग पासवान जब ने बोला है कि हम एनडीए के साथ रहेंगे। तो गवर्नमेंट बनाना तो मोदी जी के लिए बहुत इजी होगा, चलाने में ज़रूर प्रॉब्लम्स आएंगी। और ये इंडिया के इतिहास में दूसरी बार हो रहा है कि कोई प्राइम मिनिस्टर तीसरी बार देश का प्राइम मिनिस्टर बनेगा। मोदी जी का इलेक्शन इतना आसान नहीं था। आपको पता है चाइना के 5,000 अकाउंट्स पकड़े गए थे जो कि इंडिया के नाम पे इंडिया के इलेक्शन को प्रभावित करा रहे थे। कुछ यूट्यूबर्स, जर्मन शेफर्ड और ऑल, वो इस काम में लगे थे। दे हैव बीन पेड बाय सम पॉलिटिकल पार्टीज कि इंडिया का इलेक्शन खराब किया जाए। चाइना, वेस्ट, पाकिस्तान, everybody was thinking that मोदी should not come back, क्योंकि मोदी सुनता नहीं, वो अपने मन की करता है। And it will be better for them if somebody else becomes the Prime Minister of India. और ये मैं भारत की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने तीसरी बार नरेंद्र मोदी साहब को अपना प्राइम मिनिस्टर चुनने के लिए वोट दिया और सीट्स दी। इस इलेक्शन में कुछ चीजें ऐसी थी, दो इलेक्शन को मैं मेन बोलूंगा कि ऐसे थे जिस पे काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है। एक अयोध्या की, कह रहे हैं अयोध्या में राम टेम्पल बना, उसके बाद भी बीजेपी वहां पे हार गई, हिंदुओं ने वोट नहीं किया। इस पे मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि वोट कभी रिलीजियस फ्रंट पे नहीं देना चाहिए। अगर वहां पे बीजेपी का कैंडिडेट हारा है तो ये सोचिए वो क्यों हारा है, उसके रीजंस क्या हैं। ये कोई रीजन नहीं हुआ कि हिंदुओं ने वोट नहीं दिया। हिंदुओं ने वोट क्यों नहीं दिया उसको? राम जी का मंदिर तो बन गया, लेकिन हिंदुओं ने भी वोट नहीं दिया, ये कोई नहीं देख रहा है। वहां पे जो प्रत्याशी है वो कितनी बार लोगों के पास गया है, लोगों के सुख दुख में कितना काम आया है, और जो उसका प्रतिद्वंदी था वो कितनी बार काम आया है, उसने क्या किया उस इलाके के लिए। एक बार ये सोचिए तो। केवल धर्म के नाम पे अगर आप कहते हैं हिंदुओं के वेट उनको मिलना चाहिए, तब तो मैं कहता हूं कि मुसलमान तो बिल्कुल ठीक हैं, जो कि एक जगह 100% वोट दे देते हैं, तो उनकी क्या गलती। अब तो उसी लाइन पे जा रहे हैं जिस लाइन पे वो जाते हैं, तो ये चीज गलत। और दूसरा बड़ा एक स्टेटमेंट आ रहा था कि अन्नामलाई साहब तमिलनाडु में हार गए और अमृतपाल सिंह पंजाब में जीत गए। एक एक्स फाइनेंसर, लेकिन इसको मैं ये बोलूंगा कि दिस इज ऑल ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। लोगों को जो पसंद है वो है। अमृतपाल जेल में है, वो जेल से ही जीत गया क्योंकि उसके सपोर्टर्स थे। और शायद लोग ये सोच रहे हैं कि जो अमृतपाल सिंह सोचता है वो ठीक है, जबकि हम भी जानते हैं कि वो जो सोच रहा है उसकी सोच गलत है। लेकिन यही ब्यूटी है डेमोक्रेसी की, कि लोगों की भावनाओं को आपको ख्याल करना पड़ता है। और सेम चीज लोगों की भावनाओं को
आपको ख्याल में रखना है, उनके सुख दुख में साथ में रहना है, तब वोट मिलेंगे। राम जी का मंदिर बनाने से वोट नहीं मिलेंगे। राम जी का मंदिर बना हमारे लिए बहुत आस्था का विषय है। बहुत बड़ा काम किया है बीजेपी ने। बीजेपी ने क्या, हम कहते हैं पूरे देश की जनता ने बहुत बड़ा स्टेप लिया है, बहुत अच्छा काम किया है राम मंदिर बनवाने का। तो सोचिए, एक बार सोचिए इसके बारे में। चलिए अब अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और अभी मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।